हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल साइंस यूथ कंपटीशन टाइम्स की। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का पार्ट नंबर 13। इससे पहले हम 12 पार्ट इस बुक के फिजिक्स के कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने उन्हें नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जब एक कार मोड़ लेती है तो वो कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? फ्रेंड्स, मैकेनिक्स में एक अपकेंद्री बल होता है, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अपकेंद्री बल यानी कि हम इसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो एक प्रकार का जड़त्वीय बल है जो सर्कुलर मोशन में वस्तुओं की गति के पथ पर केंद्र से दूर त्रिज्या की ओर दिशा की ओर लगता है। दोस्तों, वास्तव में एक काल्पनिक बल होता है, इसलिए जब कार मुड़ती है तब बाहर की ओर हमें धक्का देता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? अपकेंद्री बल। और इसकी दिशा कहाँ होगी? केंद्र से बाहर की ओर। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है। फ्रेंड्स, क्या कहलाती है? अपकेंद्रीकरण। तो ऑप्शन नंबर में हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, इसके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग से उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है? फ्रेंड्स, इसमें क्या परिवर्तित होगा? दिशा। द्रव्यमान हमारा वही रहेगा, संवेग वही रहेगा, गति वही रहेगी। कहने का मकसद ये है, अगर कोई बिंदु इस तरह की गति कर रहा है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी दिशा क्या है? ये है। 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 तो आप देख सकते हैं इसकी लगातार क्या गति, इसकी दिशा बदलती जा रही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, दिशा। तो आप मान सकते हैं जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु को के परितः एक समान वेग से वृत्तीय पथ पर चलती है तो उसका एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है। अगला क्वेश्चन है, लट्टू को घुमाना किसका उदाहरण है? फ्रेंड्स, लट्टू को घुमाना किसका उदाहरण है? केंद्रभिमुख बल, जिसे हम क्या कहते हैं? अभिकेंद्री बल। और इंग्लिश में बोलते हैं हम इसे सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो क्या होता है ये? वृत्तीय गति करते समय किसी पिंड पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है। तो इस तरह की अगर गति हो रही है एक वृत्तीय पथ पर और जिसकी दिशा कहाँ होगी? केंद्र की ओर, अंदर की ओर, तो वो कौन सा बल होगा? अभिकेंद्री बल। तो लट्टू को घुमाना इस बल का उदाहरण है। दोस्तों, इस बल के आप दैनिक जीवन में प्रयोग ध्यान रख सकते हैं। कार का सड़क पर मुड़ना, तो पहियों का मलया गार्ड, और पृथ्वी और सूर्य का चारों ओर घूमना, ये भी किसका उदाहरण है? केंद्रभिमुख बल यानी कि अभिकेंद्री बल का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बहुत पुराने मॉडल का पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से थी, तो किस पर आधारित थी? मैकेनिकल पर। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, एक पुराने मॉडल की लोलक घड़ी जो से समय प्रदर्शित करने वाली प्रणाली का चालन एक लोलक की सहायता से होता था, ये पूरी तरह मैकेनिकल कर थी। और इसका आविष्कार कब किया गया था? 1656 ईस्वी में। और किसने किया था? तो उनका नाम है क्रिश्चियन हाइगेन्स। इनके नाम को आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? फ्रेंड्स, रोलर कोस्टर की सवारी में अभिकेंद्री बल कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, अभिकेंद्री बल। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति को कहेंगे? फ्रेंड्स, इसे क्या कहेंगे? वक्र रेखीय गति। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो घुमावदार मार्ग में गति करने वाले वस्तु की गति को वक्र रेखीय गति कहा जाता है। यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति को वक्र रेखीय गति कहा जाता है। आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को कहा जाता है? फ्रेंड्स, इसे क्या कहा जाता है? तो आपको इसे ध्यान रखना है, इसे कहते हैं अभिकेंद्री बल। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो किसी निकाय को एक समान वृत्तीय
तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को अभिकेंद्री बल कहते हैं। यदि किसी पिंड का द्रव्यमान m और वो u चाल से चल रहा है और r त्रिज्या की जो वृत्तीय पथ है, ये इस तरह का वृत्तीय पथ है, इसकी त्रिज्या कितनी है, r है, तब लगने वाला अभिकेंद्री बल कितना होगा, mv²/r। तो कितना होगा, mv²/r। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्ण करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका बदल जाता है। फ्रेंड्स, क्या बदल जाता है, वेग। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि वेग की दिशा, क्योंकि जो वक्री पथ पर पिंड गति कर रहा है उसकी वेग की दिशा बदलती रहती है, इसलिए वेग भी बदल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक साधारण लोलक पेंडुलम की लंबाई बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपसे पूछा गया है। आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड, इसका फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, T = 2πL/g का रूट। तो आप देख सकते हैं इसमें आपसे क्या कहा है, अगर लंबाई को बढ़ा दें तो लंबाई किस तरह से इस पर डिपेंड करती है, प्रोपोर्शनल, यानी लंबाई को बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। आपको इसे ध्यान रखना है। यहाँ एल क्या है, लोलक की लंबाई, जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, और टी क्या है, आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोलक ऑसिलेटर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो संकेत साइन वेव हो सकते हैं, संकेत स्क्वायर वेव हो सकते हैं, संकेत अर्ध स्क्वायर वेव हो सकते हैं। तो आपसे सही नहीं पूछा है तो यही क्या है, गलत होगा। रेडियो ट्रांसमीटर द्वारा प्रसारित सिग्नल दोलक सिग्नल का उदाहरण है। तो बाकी सब सही है, इसमें आपको गलती बताना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। संकेत अर्ध स्क्वायर वेव हो सकते हैं, अर्ध स्क्वायर वेव नहीं होंगे आपके, ये हो सकते हैं इस तरह के स्क्वायर वेव, लेकिन अर्ध स्क्वायर नहीं होंगे। साइन वेव भी हो सकते हैं इस तरह के। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार पथ पर स्थिर गति करने वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, क्या कहेंगे, आपको इसे ध्यान रखना है, समान वृत्तीय गति। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो एक वृत्ताकार पथ पर स्थिर गति करने वाले पिंड की गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे सूर्य का ग्रह की ओर चक्कर लगाना, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा या उपग्रहों का चक्कर लगाना, घड़ी की सुइयों की गति, परमाणु कक्ष में इलेक्ट्रॉन की गति, ये सब किसके उदाहरण है, वृत्तीय गति के। आप इन उदाहरण को ध्यान रखें, एग्जाम में इनसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्ण करती हुई वस्तु का पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। उसे हम क्या कहेंगे, अभिकेंद्रीय बल। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, अभिकेंद्रिक बल की दिशा कहाँ होगी, केंद्र की ओर। आप इस तरह से मान सकते हैं, मान लो ये कोई वृत्तीय पथ है और इस पर कोई पिंड गति कर रहा है, तो पिंड की दिशा क्या होगी, लगातार बदलती जाएगी, इस तरह से बदलती जाएगी। और जो इसकी जो बल होगा वो कहाँ लगेगा, केंद्र की ओर। तो F बराबर क्या होगा, mv²/r। r क्या है, वृत्तीय पथ की त्रिज्या, m क्या है, पिंड का द्रव्यमान, और v क्या है, पिंड की वेलोसिटी यानी का पिंड का वेग। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने के लिए लिया गया समय क्या कहलाता है। फ्रेंड्स, किसी दोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने के लिए गया समय आवर्तकाल कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो और सरल आवर्त गति किसे कहते हैं, तो सरल आवर्त गति उस गति को कहते हैं जिसमें वस्तु की जिस बल के अंतर्गत गति करती है उसकी दिशा सदा विस्थापन के विपरीत एवं परिमाण के विस्थापन के समानुपाती होती है। जैसे सरल लोलक की गति, सरल लोलक की गति किस तरह की गति है, आवर्ती गति। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और किसी स्प्रिंग की गति भी कैसी होगी, सरल आवर्ती गति। तो इसके उदाहरण आप ध्यान रखें, ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल को तेजी प्रदान करता है।
तो कौन करता है प्रदान? अभिकेंद्री बल। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूले पर बैठे लड़के की गति होती है। तो झूले पर बैठे हुए लड़के की गति कैसी होती है? आवर्ती गति। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो वो गति जिसमें कोई पिंड या वस्तु एक निश्चित समय के अंतराल के बाद अपने पथ पर खुद को दोहराती है। जैसे मान लो ये इस तरह से कोई लोलक लटक रहा है, तो इस पर हम धक्का देकर छोड़ देते हैं, तो पहले वो इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा। तो इस तरह की गति किस तरह की गति कहलाएगी? आवर्ती गति, क्योंकि एक निश्चित पॉइंट को एक निश्चित समय अंतराल बाद क्या कर रहा है? दोहरा रहा है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, ये आवर्ती गति का उदाहरण है। तो इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। घड़ी की सुई की गति, ये भी किसका उदाहरण है? आवर्ती गति का। ये भी एग्जाम में पूछते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी और सूर्य। पृथ्वी और सूर्य की गति। पृथ्वी क्या कर रही है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, एक निश्चित समय बाद क्या कर रही है? दोहरा रही है। तो भी ये किसका? आवर्ती गति का। झूले पर बैठी, जो कि एग्जाम क्वेश्चन में दिया ही गया है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनें। तो आपको गलत बताना है। पहला है गुरुत्वीय त्वरण जी पिंड के रूप, आकृति एवं द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो ये सही है। गुरुत्वीय त्वरण जी ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ये भी सही है। गुरुत्वीय त्वरण जी भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। ये भी सही है। यदि लिफ्ट किसी त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है तो किसी पिंड का आभासी भार उसके के वास्तविक भार से कम होता है। तो ये क्या है? गलत है। दोस्तों, अगर लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है तो उसका भार क्या दिखेगा? mg प्लस ma, यानी कि पहले से ज़्यादा दिखेगा। और अगर लिफ्ट नीचे की ओर जा रही है तब उसका आभासी भार क्या होगा? कम हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा? तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान रख सकते हैं। फ्रेंड्स, पृथ्वी पर आपका जितना वजन आपका होगा तो उसका 38% किस पर होगा? बुध पर। बुध पर क्या होगा? 38%। अब आप ऐसे क्वेश्चन को आप करना बहुत ज़्यादा कठिन होगा। तो आप कैसे करेंगे? जो आपको वजन दिया है उसका लगभग आधे से थोड़ा कम लेंगे। तो 38 क्या है? 38 दिया गया है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। 38 दिया गया है, आप 38 को क्या करेंगे? आधे से कम। इसका आधा से कम कितना हो जाएगा? 19। 19 से थोड़ा कम कौन सा ऑप्शन है? 19 आपका हो नहीं सकता, क्योंकि 19 नहीं लेना, 19 से थोड़ा कम लेना है। 10 कुछ ज़्यादा कम हो गया, लेकिन कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 14.3 किलोग्राम। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगर आपको बुध से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलता है तब आप क्या करेंगे? आधे से थोड़ा कम लेंगे। दोस्तों, बुध ग्रह की आप डेंसिटी ध्यान रख सकते हैं, यानी घनत्व। तो कितना होता है? 5.6 ग्राम सेंटीमीटर की क्यूब। तो ये बुध ग्रह की डेंसिटी है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखें, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए दो कथनों ए और बी में कौन से सत्य हैं? गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? तो दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणन का सीधा अनुपातिक है। दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के सीधे अनुपातिक है। तो ये वाला गलत है। दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, और दूरी के क्या होता है? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो ये गलत हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर केवल एक सही है। तो केवल ए सत्य है जबकि बी असत्य है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। फ्रेंड, जब हम इसे सॉल्व करते हैं, दोनों को जब हम मिला देते हैं तब क्या आता है? F बराबर Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जी को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण नेतांक, जी को। दोस्तों, इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो इसका नाम पूछ लेते हैं डायरेक्ट, जी को क्या कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, गुरुत्वाकर्षण नेतांक। एक तो इसका मात्रा का आपसे पूछ सकते हैं। तो मात्रा का इसका होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और केजी स्क्वायर। सॉरी दोस्तों, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और इसकी एक से की वैल्यू को लेकर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो उसकी वैल्यू आप ध्यान रखेंगे। 6.67 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन
kg²। तो इससे रिलेटेड ये 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का ऐसा ही मात्रक क्या है। फ्रेंड्स, इसका मात्रक एक बार आपको निकाल के दिखा देता हूँ जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तो हमारा फॉर्मूला होता है F बराबर G(m1) × m2 r²। F क्या है? बल। तो उसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन। G का आपको निकालना है, M का क्या होगा? किलोग्राम। इस वाले M का क्या होगा? किलोग्राम। और R क्या है? दूरी, तो मीटर²। तो अब क्या करेंगे हम? इससे गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? न्यूटन मीटर², ये kg 2 हैं तो kg² नीचे आ जाएगा। तो जी का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर² kg²। तो ऐसा कौन सा मात्रक है? ऐसा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, न्यूटन मीटर² kg⁻²। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्लेनेटरी बॉडीज के लिए केपलर के नियमों में से एक सही है। तो कौन सा सही है? डायरेक्ट मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आप पढ़ के देख सकते हैं। कक्षीय ऑर्बिटल अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर होती है। तो यही क्या है? सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है, जो होता है उनके द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, लेकिन दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकल्पों के उल्लेखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के लिए सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ग्रह के चारों ओर सूर्य की गति। तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, संसार के किन्हीं 2 वस्तुओं अथवा पिंडों के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, और उनके द्रव्यमानों के ये गुणनफल के समानुपाती होता है और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस नियम के अनुसार ग्रह के चारों ओर सूर्य की गति को नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि ये पिंडों के बीच लगता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से एक कमज़ोर बल है। दोस्तों, जितनी भी दूरी अगर बढ़ेगी तो बल क्या होते जाएंगे? कमज़ोर हो जाएंगे। और गुरुत्वाकर्षण के बीच की जो बल लगता है बहुत दूरी के बल लगता है, तो इसलिए बहुत कमज़ोर बल होता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। सबसे कमज़ोर बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान क्या होता है। तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं अगर आपको जी का मात्रक पता है। अगर वैल्यू नहीं भी पता होगी आप फिर भी आप इसका आंसर ईजिली दे सकते हैं। तो इसमें खैर मात्रक सेम मिल रहे हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें हमारा कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। कितनी होती? 6.6734 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर² पर kg²। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में किन्हीं 2 निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर नहीं करता है। तो उनकी बीच की दूरी पर निर्भर करता है, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल पर निर्भर करता है, गुरुत्वीय स्थिरांक पर निर्भर करता है, उनके द्रव्यमानों के योग पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर G(m1) × m2 r²। तो आप देख सकते हैं द्रव्यमानों के योग पर निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। 2 वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि दोगुना कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच बल का क्या प्रभाव होगा। तो बल क्या होता है हमारा? F बराबर G(m1) m2 r²। यानी दूरी से कैसा रिलेशन है? व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती। तो इसे दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा ये? तो ये 1/4 हो जाएगा, क्योंकि इसका वर्ग होगा। तो ये क्या होगा? 1/4 के गुणन से कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। गुरुत्वीय बल 4 के गुणन से कम होगा, यानी 1/4 हो जाएगा। इस तरह के ऑप्शन भी आपको मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को
एक बल के साथ आकर्षित करती है जो वर्ग के विपरीत अनुपातिक है। तो किसके है? उनके मध्य दूरी के। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। उनके द्रव्यमानों के कैसा है? समानुपाती है। तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो, इसमें दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, विपरीत पूछा गया है, विपरीत अनुपातिक। तो आपको थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान दुगना हो जाता है, हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या परिवर्तन होगा? तो फॉर्मूला क्या होता है? बराबर G(m1 × m2 अपॉन r²। अगर द्रव्यमान में और बल में क्या क्या रिलेशन होगा? सीधे डायरेक्ट का, यानी द्रव्यमान दुगना होगा तो बल भी कितना हो जाएगा? दुगना। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल दुगना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करती है जो कि समानुपाती होता है। तो उनके ऊंचाइयों के गुणक के, गलत। उनके आयतनों के गुणक के, गलत। उनके द्रव्यमानों के गुणक के। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। क्या होता है? समानुपाती होता है उनके द्रव्यमानों के गुणन के। और दूरी के कैसा होता है? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो इसी तरह के आप देख सकते हैं एक फॉर्मूले से कितने क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, कितने तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो आप फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे तो सारे क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हैं। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी इस तरह से आप कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच बल होगा। तो बल कितना हो जाएगा? तो दोनों वस्तुओं के मान लो ये आपको दिया गया है बराबर G(m1 × m2 अपॉन r²। तो इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को, यानी m1 को भी 3 गुना कर रहे हैं, m2 को भी 3 गुना कर रहे हैं। तब बल हमारा कितना हो जाएगा? तो G(3m1 3m2 अपॉन r²। तो ये कितना हो जाएगा? 3 × 9। तो पहले के मुकाबले कितना हो जाएगा? 9 गुना। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, बल 9 गुना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका कारण है। तो इसका कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो किसी भी दो पिंडों, वस्तुओं या कणों के बीच उपस्थित आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही वस्तुओं को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो जी का मान चंद्रमा पर, पृथ्वी पर उसके मान के समान ही होता है। 1 मीटर दूरी बनाए रखे गए 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमानों के केंद्र के मध्य ये बल होता है। बल दो वस्तुओं के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल उनके दूरी का आधा कर देने पर दुगना हो जाता है। तो ये क्या है? गलत है, यानी कि कितना होगा? 4 गुना। तो इसमें क्या है? केवल डी क्या होगा? गलत होगा। बाकी सब क्या है? सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल वस्तुओं के बीच मौजूद होता है परंतु इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता जब तक कि वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक जैसे कि ग्रहों में नहीं होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, प्रत्येक और हर एक। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल प्रत्येक वस्तुओं के, यानी कि हर एक वस्तुओं के मध्य मौजूद होता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है। तो क्या कहेंगे फ्रेंड्स? इसे हम कहेंगे भार। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? फ्रेंड्स, वस्तु के आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं के ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के अंतर पर। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। कितना होगा ये? W बराबर mg(hf) यानी फाइनल स्टेट, mg इनिशियल ऊंचाई यानी फाइनल ऊंचाई और इनिशियल ऊंचाई, प्रारंभिक ऊंचाई और अंतिम ऊंचाई। तो mg कॉमन ले लेंगे तो hf माइनस hi। तो ये क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य।
तो ये ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के अंतर पर निर्भर करता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज ने की थी। तो किसने की थी इसकी खोज? हेनरी कैवेंडिश ने। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ये नियम किसने दिया था? तो इस चीज़ में आप कंफ्यूज ना हो, जो ग्रहों के संबंधित नियम दिया था, गुरुत्वाकर्षण नियम, तो वो किसने दिया था? न्यूटन ने। तो हो सकता है आप इसका आंसर न्यूटन लगाएं। तो आपको ध्यान रखना, अगर जी की खोज पूछा जाए तो जी की खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम पर लागू होता है। तो किस पे लागू होता है? वस्तुओं के किसी युग्म पर, दो वस्तुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल पर लागू होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, F बराबर जी एम अपॉन डी स्क्वायर सूत्र में जी को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहेंगे? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया जी से रिलेटेड आपको 3 क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। एक तो जी का नाम, जी का मात्रक और जी का मान। तो ये 3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं, तो आपको तीनों ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, माना कि गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के n घात से प्रतिलोमत बदलता है, तो सूर्य के चारों ओर आर्त त्रिज्या के वृत्तीय कक्ष में चक्कर लगाने पर ग्रहों की कालावधि के समानुपाती होगी। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का प्रूफ बहुत लंबा है, लेकिन आप डायरेक्ट इसका ध्यान रख सकते हैं। अगर क्वेश्चन आए तो आप लगा दें, वरना ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं। तो ये होता है आवर्तकाल के, ये त्रिज्या है, तो n+1/2। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ऐसा है सी। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि 2 कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव होगा? तो आप देख सकते हैं एफ और ये आर स्क्वायर, इस तरह का रिलेशन होता है। दूरी बढ़ेगी तो बल क्या होगा? कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, कम हो जाता है। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 2 वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल एफ है, यदि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी को परिवर्तन किए बिना उनके द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण का बल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? आप फॉर्मूला लिखें, F बराबर होता है G m1/m2/r²। अब इन्होंने क्या कहा है? यदि दोनों द्रव्यमानों को क्या करना है? आधा करना है। तो G m1/m1/2 × m2/2 और r²। तब ये F1 मान लो, इसे F2 मान लो। तो ये कितना हो जाएगा? Gm1 × m2/4r²। तो आप देख सकते हैं कितना हो गया पहले के मुकाबले? 1/4। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, F/4। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में, इन्हें आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, ये के कारण होता है। तो ये किसके कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो ब्रह्मांड में किन्हीं 2 वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी अपनी ओर किसी भी वस्तु को आकर्षित करती है। तो इसके उदाहरण भी आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे पेड़ से फल का गिरना, पेड़ से फल का गिरना, ये गुरुत्वाकर्षण बल का उदाहरण है। आप इसे ध्यान रखें। पत्थर को ऊपर फेंकने पर क्या होता है? वापस नीचे आ जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखें। हो सकता है इसका एग्जाम्पल देख के आपसे इसका बल पूछ लिया जाए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है? तो इसमें कौन सा संबंधित नहीं है? चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से m किलोग्राम के एक उपग्रह को 2r की ऊंचाई पर एक गोलाकार कक्ष में प्रक्षेपित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या होगी? पृथ्वी की त्रिज्या यदि कितनी है? r है। तो ऐसे क्वेश्चन को भी फ्रेंड्स आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि
ये बहुत ज़्यादा डीप में चले जाते हैं। अगर आप नीट के एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो ही ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका आप डायरेक्ट आंसर ध्यान रख सकते हैं, 5/6 mgr। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो आपको गलत कथन बताना है। तो वस्तु को अधिक ऊंचाई पर ले जाने पर उसका भार कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अधिक ऊंचाई पर ले जाने पर उसका भार कम हो जाता है, यानी कि अगर आप देखें तो F बराबर Gm1 × m2/r²। तो ये दूरी अगर बढ़ेगी तो बल क्या होगा? कम होगा। तो इन्होंने क्या कहा है? अधिक ऊंचाई पर ले जाने पर उसका भार कम हो जाता है। तो इसमें फ्रेंड्स गलत, ये तो सही है। तो इसमें कौन सा गलत है आपने को गलत बताना है। तो वस्तु का भार ध्रुवों पर न्यूनतम, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, यही गलत होगा। सॉरी दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये 55 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा बल हमारे सौर मंडल की संरचना को बनाए रखता है? तो कौन बनाए रखता है फ्रेंड्स? ये सब गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरंतर गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह है, इजी क्वेश्चन है, क्या है? जी। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाला त्वरण का मूल पर निर्भर नहीं होता है। तो गुरुत्वाकर्षण जी का स्थिरांक पर, नीचे गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर, पृथ्वी की त्रिज्या एम आर पर, पृथ्वी का द्रव्यमान एम पर। तो आपको इसे ध्यान रखना है, ये किस पर निर्भर नहीं होता है? नीचे गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो निकायों के बीच आकर्षण बल 1/9 F है, तो इन दो निकायों के बीच की दूरी क्या होगी? तो इन दोनों के निकाय के बीच की दूरी कितनी होगी? तो सबसे पहले आपको निकालना है F Gm1/m2/r²। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो इसमें कितना दिया गया है? F/9 दिया गया है। तो आप क्या करेंगे? F/9 लेंगे और लिखेंगे Gm1/m2/r²। इसे मान ले R1, इसे मान ले R2। आप इसे काटा पीटी करेंगे तो R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3R1, यानी 3 गुनी। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं इसे सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ, इससे आप खुद सॉल्व करें। इसे समीकरण 1 मान लें, इसे 2 मान लें, दोनों को बराबर रखेंगे तो आप इस तरह से जब इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ R² आएगा, तो इतना आंसर आ जाएगा। जब मैं न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको सारे न्यूमेरिकल के पहले फॉर्मूले बताऊंगा, फिर उसके बाद ही क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आपका कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण बल का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ये ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें यही नहीं है, बाकी ग्रहों के वायुमंडल को उनसे अलग होने से रोकता है, तारों को आपस में जोड़ने रखता है, चांद को उसकी कक्षा में स्थित होने देता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी गेंद को ऊपर की ओर 25 मीटर पर सेकंड की प्रारंभिक वेग से फेंका जाए और इसे उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, जब जी का मान कितना दिया गया है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला आप लगाएंगे गति के फर्स्ट इक्वेशन v = u - gt से। तो v क्या है? अंतिम वेग क्या है? 0। प्रारंभिक वेग कितना दिया गया है? 25। जी का मान दिया गया है 10। टी को आपको निकालना है, तो 25 = 10 टी। तो टी बराबर आएगा आपका 25/10। तो कितना आ जाएगा? 2.5 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स,
ये था फिजिक्स का पार्ट नंबर 13। आई होप आपने इसके सारे क्वेश्चन करने की कोशिश की होगी। उम्मीद करता हूँ आप अगर इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको अपने एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प मिलेगी। फ्रेंड्स, ये बुक थोड़ी ही रह गई है, उसके बाद ये बुक ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद हम आपका साइंस का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। और कुछ लोग मुझसे कमेंट करके पूछ रहे थे इस बुक को कर लेने से क्या हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा ग्रुप डी का। तो मैं उन लोगों को बता दूं, आपको इस बुक के साथ साथ इसके एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ना है, क्योंकि एनटीपीसी के एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए थे एक्स्ट्रा फैक्ट से पूछे गए थे। तो आपको इसके एक्स्ट्रा फैक्ट ज़रूर पढ़ना है, चाहे खुद से पढ़ें चाहे वो बाकी मैं करा ही रहा हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।